एनर्जी स्टोरेज डिवाइस के रूप में हम लोग संधारित्र का उपयोग करते हैं कि इंडक्टर का। और लाख मोटिवेशन का वीडियो देखते रहो रे भाई, कुछ नहीं होने वाला। एक बार आपका मन हो गया ना, नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, तो नहीं पढ़ोगे। कि जैसे अब हम लोग बड़े हो गए तो हमारा हानि क्या होगा, हम छोटे नहीं हो सकते। वाह रे भाई, ये हानि है, पूरा षड्यंत्र है। बुक वाले का ना पूरा षड्यंत्र होता है बच्चे को फंसाने का। 3 टाइप का कोरोना होता है भाई। एक कोरोना लॉस होता है जो हम लोग इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते हैं। रूट्स ऑफ एजुकेशन इज बिटर बट फ्रूट्स आर स्वीट। पढ़े क्या होता है इसका मतलब? शिक्षा की जड़ें ना बहुत कड़वी होती है भाई, लेकिन उसका फल क्या होता है, मीठा होता है। कहाँ टेक्नीशियन में हर कोई 12th बेसिस पे फॉर्म भरा, याद रखना। ये सब याद रहेगा ना तो ऑब्जेक्टिव धड़ाधड़ बना सकते हो। इसको याद रखना भाई, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन हमेशा देगा इससे, एकदम फिक्स है। अभी आप रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे ना तो पूछता है भाई ये डीआरडीओ का ना मूल मंत्र क्या है। मूल मंत्र का मतलब होता है, चलिए आज से हम लोग चालू कर रहे हैं भाई विद्युत स्टैटिकी, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना? क्या समझ आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या है, इसके लिए हम लोग को सबसे पहला पढ़ना पड़ेगा भाई इसमें कैपेसिटर। ये भी मेजरमेंट का ही पार्ट है बेटा ना, कैपेसिटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाई संधारित्र। क्या होता है संधारित्र और कैपेसिटर, बताओ क्या होगा? क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। और ऐसी तो इंडक्टर भी होता है ना, इंडक्टर भी क्या काम करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। तो जब कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों ही एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होते हैं तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? कैपेसिटर और ये इंडक्टर, ठीक है ना, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये प्रेरक जिसको बोल रहे हैं, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये भी क्या करता है ना, ऊर्जा को क्या करता है? स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। और ये भी क्या करेगा? ये भी क्या करता है? एनर्जी को क्या करेगा? स्टोर करता है। ठीक है, लेकिन दोनों का फॉर्म अलग अलग होता है ना। इसका फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में, और इसका फॉर्म क्या होगा भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में। क्या करता है? ऊर्जा को स्टोर करता है। ये दोनों का मीनिंग क्या है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मीनिंग का मतलब क्या है? मतलब इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है ना, चार्ज अगर स्टोर हो गया है ना तो थोड़ा लंबे समय तक रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो डिस्चार्ज नहीं होगा, वो भी होता है। जैसे हमारा मोबाइल, समझ रहे, हम उसको चार्ज कर लिए, फिर जैसे जैसे हम यूज करते हैं ना वैसे वैसे वो क्या होता है? चार्ज को रिलीज भी करता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म क्या होता है भाई? जो एनर्जी को स्टोर तो कर लिया लेकिन तुरंत डिस्चार्ज भी कर देगा। क्लियर हो रहा है? तो ये है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म। जैसे पंखे का, जैसे पंखा चालू किया, ऊर्जा का स्टोर हुआ, फिर बंद किया स्विच तो तुरंत क्या हुआ? एनर्जी को रिलीज कर दिया। क्लियर है ना? तो 3 टाइप का नाम पढ़ेंगे हम लोग। पहला पढ़ते हैं भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऐसा नाम सुने होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरा है भाई मैग्नेटोस्टैटिक्स, और तीसरा है भाई इलेक्ट्रोडायनेमिक। तीनों वर्ड का मीनिंग समझ आना चाहिए क्योंकि ये सभी का पेपर में देता है। क्या समझ आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग होगा जब आवेश, आवेश का मतलब होता है भाई चार्ज, जब आवेश क्या हो गई? रेस्ट पोजीशन पर रहे। रेस्ट का मतलब क्या होगा? विराम अवस्था में हो भाई, विराम अवस्था में होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है ना? जब चार्ज गतिशील अवस्था में रहे, गतिशील अवस्था में रहे, इसे क्या कहेंगे? मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है ना? और तीसरा नंबर, जब आवेश, जिसको बोला जाता है चार्ज, त्वरित गति से करे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन, त्वरित गति में हो तब इस स्थिति को क्या बोलते हैं भाई? मैग्नेटोडायनेमिक्स। तीनों का मीनिंग समझ आना चाहिए, है ना? ये पूरे मेजरमेंट का ही पार्ट है। ठीक है ना? तो मुझे बताना, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एनर्जी स्टोरेज डिवाइस के रूप में हम लोग संधारित्र का उपयोग करते हैं कि इंडक्टर का? ज्यादा किसका यूज करते हैं? कैपेसिटर का। क्यों करते हैं भाई कैपेसिटर का? दोनों तो ऊर्जा का स्टोर करते हैं ना, तो क्यों किया जाता है एनर्जी स्टोरेज डिवाइस कैपेसिटर का ही क्यों यूज करेंगे? क्यों करते हैं? लंबे समय तक यूज होता है। और कोई रीजन है ना? प्रश्न है भाई, इंटरव्यू का प्रश्न भी बनता है कि व्हाई कैपेसिटर इज यूज्ड एज एनर्जी स्टोरेज डिवाइस रादर देन इंडक्टर। मीनिंग है प्रेरक के बजाय संधारित्र का उपयोग ऊर्जा स्टोर के लिए किया जाता है। क्यों?
ठीक है ना। ये स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन आता है भाई, ध्यान रखना क्यों किया जाता है, क्या रीजन है कि क्यों इसका यूज करते हैं। तो इसका आंसर है भाई, इसका जो मेन आंसर है वो होगा, ठीक है ना, इसका आंसर रहेगा, सबसे सटीक आंसर रहेगा कि इंडक्टर क्या करता है, अपनी ही पोलैरिटी को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। इंडक्टर अगर मैं ऐसा बनाया ना, अगर मैं इंडक्टर ऐसा बना रहा हूं, अगर ये प्लस और माइनस में अपनी एनर्जी को स्टोर किया है ना, तो थोड़े देर बाद क्या हो जाता है, ये माइनस प्लस बन जाता है और प्लस क्या हो जाता है भाई, माइनस बन जाता है। तो ये अपनी ही पोलैरिटी को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, जो कि हमारे लिए और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं भाई, कैपेसिटर का उपयोग ज्यादा करते हैं, किसकी तुलना में, इंडक्टर की तुलना में कैपेसिटर का उपयोग ज्यादा करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, जैसे ये बोला, लंबे समय तक चार्ज रख सकता है। कैपेसिटर क्या करेगा, लंबे समय तक चार्ज को क्या कर सकता है, रख सकता है। क्लियर है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कि अगर मान लो कहीं पे एक कैपेसिटर में मान लो x गुने का अगर मैं चार्ज को स्टोर कर रहा हूं ना, तो इंडक्टर में ना ये 10 गुना ज्यादा हो जाता है भाई, 10x हो जाता है। इंडक्टर का जो स्टोरेज कैपेसिटी रहता है ना, कैपेसिटर से ज्यादा होता है एक टाइम में, लेकिन उतना ही जल्दी वो रिलीज भी कर देता है। तो ये इतना बड़ा चीज मेरे लिए क्या हो जाएगा भाई, बेकार होता है। इसीलिए मैं हमेशा क्या करता हूं, कैपेसिटर का ही उपयोग करता हूं। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग जो पढ़ रहे थे, तो हम लोग मेनली किसका बात करेंगे भाई, कैपेसिटर का, इसका बात करेंगे। ठीक है। तो अब कैपेसिटर का डेफिनेशन क्या होगा, कुछ डेफिनेशन मालूम है। कैपेसिटर क्या होता है, वह युक्ति होता है जिससे मैं किसी भी चालक की धारिता को बिना उसके भौतिक परिवर्तन के क्या कर सकता हूं, बढ़ा सकता हूं। कैपेसिटर इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर विदाउट चेंज इट्स फिजिकल क्वांटिटीज। बिना किसी भी भौतिक अवस्था में परिवर्तन के मैं धारिता को बढ़ा सकूं, वही होता है क्या, संधारित्र। ठीक है ना। तो लिखे ऐसा, संधारित्र वाले इसको उतार लो, ये वाला। कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में। इंडक्टर क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में। और नोट करके ये तीनों वर्ड निकाल लेना, नोट, ये तीनों 1, 2 और 3 लाइन से। ठीक है ना। ALP निकालने के लिए भाई अपने को सबसे बड़ा चीज है खुद का सेल्फ मोटिवेशन। समझा ना, खुद जितने बार पेपर में बनाओगे ना, जितना क्वेश्चन बनाओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब जाके पेपर निकलने का चांसेस रहता है। समझ रहे। और लाख मोटिवेशन का वीडियो देखते रहो रे भाई, कुछ नहीं होने वाला। तुम ही हो अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। समझ रहे ना। मन जो होता है ना, मन सबसे बेकार आदमी रहता है। नहीं, एक बार आपका मन हो गया ना, नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, तो नहीं ये पढ़ोगे। काबू रखो रे भाई, मन चंचल नहीं है। मन ना करियर खत्म कर देने वाला व्यक्ति है, नहीं। क्यों कैपेसिटर का उपयोग करते हैं, तो एक रीजन क्या लिखे भाई, कैपेसिटर का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग ज्यादा, क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्या होगा, सबसे पहले तो कैपेसिटर अपनी पोलैरिटी को रिवर्स नहीं करता है ना। कैपेसिटर पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, ध्रुवता है ना, उसको क्या करता है, बदलता नहीं है। लेकिन इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर क्या करेगा भाई, अपनी पोलैरिटी को बदल देता है। इसीलिए हम लोग कैपेसिटर का उपयोग ज्यादा करते हैं। दूसरा नंबर, ठीक है ना, कैपेसिटर लंबे समय तक चार्ज को क्या कर सकता है भाई, कैपेसिटर लंबे समय तक चार्ज को, आवेश को स्टोर कर सकता है। क्लियर है, ठीक है ना। तो इन दोनों रीजन के कारण हम लोग कैपेसिटर का ज्यादा उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट बढ़े, हेडिंग डालना बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर, ट्रिपल स्टार में रखना है। ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर ये होता क्या है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर ना क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग ना ये इसको ना नॉर्मल लैब वगैरह में यूज नहीं करते ना, घर में चाहे लैब में या कॉलेज में आप देख नहीं पाएंगे इसको, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर क्या होता है भाई, साइज में तो बड़ा होता ही है, साथ में क्या है, ये हाई वोल्टेज पर क्या होता है, काम करता है। ये क्या मैं लिख रहा हूं, पहला पॉइंट, ये क्या होता है, सबसे ज्यादा उच्च वोल्टेज पे काम करता है भाई, उच्च वोल्टेज में काम करता है। उच्च वोल्टेज का मतलब कितना, हाई वोल्टेज में कार्य करता है। कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर है ना। इसका जो रेंज होता है ना, वो 1 किलो वोल्ट से 1100 किलो वोल्ट तक जाता है इसका रेंज, ठीक है ना। तो 1 किलो वोल्ट तो मिनिमम बता रहा हूं, 11 किलो वोल्ट मैक्सिमम है। मतलब 11 किलो वोल्ट हमारे भारत में हम लोग विद्युत कितने में जनरेशन करते हैं, 11 केवी में करते हैं ना। तो 11 केवी घर पे हम लोग 11 केवी दे सकते हैं,
नहीं दे सकते, इसीलिए बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पर क्या करता है, काम करता है। दूसरा नंबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ना मेन प्रिंसिपल पूछता है भाई, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर का मुख्य सिद्धांत ये पूछता है भाई, मेन सिद्धांत क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर का मुख्य सिद्धांत होता है भाई कैपेसिटेंस। ये धारिता के कारण क्या होता है भाई, ये काम करता है कैपेसिटेंस, मेन प्रिंसिपल होता है इसका कैपेसिटेंस। क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये उच्च वोल्टेज के कारण ना ये क्या होगा भाई, लैब या घरों में उपयोग नहीं किया जाता है, घरों में उपयोग नहीं किया जाता है। हमारे घर में उपयोग नहीं करते हैं। क्लियर हो रहा है, क्यों नहीं करते, मेन रीजन क्या है भाई, हाई वोल्टेज के कारण, ठीक है। चौथा नंबर, इसका आवेश हमेशा क्या होता है भाई, वोल्टेज के समानुपाती होता है, हमेशा वोल्टेज के समानुपाती होता है। मतलब अगर मैं देखूं Q समानुपाती किसके होगा भाई, वोल्टेज के, Q समानुपाती वोल्टेज, ठीक है। ये हमेशा ये होता है, इतना उतार लो। इसका डायग्राम बना के हम लोग को नहीं पढ़ना है, हमको हमारा काम का नहीं है भाई इसका डायग्राम, हमको वही चीजें पढ़ना है जिससे हमारा पेपर निकले भाई। हम यहाँ पर कोई साइंटिस्ट बनने नहीं बैठे, नहीं समझ आया। इसका सबसे बड़ा हानि क्या होना चाहिए भाई, हानि, जब इतना चीजें लिख दिया तो इसका सबसे बड़ा हानि क्या है, कम वोल्टेज पे क्या है, इसको नहीं अपन नहीं चला सकते, नहीं तो घर में यूज नहीं कर लेता मैं, आराम से घर में लाता है उसी से यूज करते रहता है, सवाल है ना। तो इसका सबसे बड़ा हानि यही है कि इसे कम वोल्टेज पे हम नहीं चला सकते, कम वोल्टेज पर उपयोग नहीं कर सकते, यही इसका हानि है भाई। ये ना ऐसा चीजें रहता है ना कि जैसे अब हम लोग बड़े हो गए तो हमारा हानि क्या होगा, हम छोटे नहीं हो सकते, वाह रे भाई, ये हानि है। जब इसको बनाया ही गया है 1 kV से 11 kV तक में, तो इसको क्यों हमको छोटे रूप में लेके आना है भाई, बनाया ही उसको इसीलिए गया है कि 11 kV 1 kV से 11 kV तक में ये काम करे, तो छोटे रूप में यूज करने के लिए दूसरा मीटर होगा ना भाई, ये इसको हानि में लिख दिया। पूरा षड्यंत्र है, बुक वाले का ना पूरा षड्यंत्र होता है बच्चे को फंसाने का, समझ रहा है। हम बड़े हो गए तो हम अब तो छोटे नहीं हो सकते, ये हमारा हानिया है, समझ रहा है। तो ये चीजें देख लेना भाई, ऐसा वाला भी देता है पेपर में, क्लियर है। चलो हेडिंग डालना अगला बेटा, मेजरमेंट ऑफ पावर, मेजरमेंट ऑफ पावर, शक्ति की घटना, ठीक है ना। तो मेजरमेंट ऑफ पावर, शक्ति का मापन ना हम लोग 2 रूपों में करते हैं भाई, एक एसी पावर और दूसरा क्या होगा भाई, डीसी पावर। क्या होता है एसी और डीसी में, मेन डिफरेंस क्या क्या रहता है, पहला डिफरेंस क्या होना चाहिए भाई एसी और डीसी में, बताओ। एसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति होता है, डीसी में 0 होता है। और क्या होता है दूसरा डिफरेंस, और क्या बोल सकता हूं, एसी को स्टोर कर सकते हैं और डीसी को स्टोर नहीं कर सकते। एसी को स्टोर करूंगा वो प्लस माइनस में हट जाएगा पूरा। हम लोग जो बैटरी यूज करते हैं ना वो डीसी रहता है, प्लस माइनस में। तो डीसी को स्टोर कर सकता हूं, एसी को स्टोर नहीं कर सकता। और क्या, हाई दूरी के लिए, लंबी दूरी के लिए तो एचवीडीसी यूज करते हैं भाई। एचवीडीसी में हमको क्या है ना सस्ता पड़ता है एचवीएसी के तुलना में। हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन, नाम सुने एचवीडीसी, ये क्या होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी होता नहीं है तो कोरोना लॉस भी नहीं आता है। कोरोना नाम सुने हैं, 2020 में बहुत बढ़िया चीज था, है ना, नहीं था, है ना। तो कोरोना क्या है, वो ये वाला कोरोना नहीं है, 3 टाइप का कोरोना होता है भाई। एक कोरोना क्या है, बीमारी था, एक कोरोना लॉस होता है जो हम लोग इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते हैं, और एक कोरोना होता है भाई सूर्य के बाहर का परिमंडल जो सबसे गर्म जगह होता है। उसके लिए मैं बोला भी था कि प्रोब नाम का हम लोग क्या कर रहे हैं, आज ही 4:30 बजे न्यूज भी आ जाएगा, देखना कि भाई आज 4 दिसंबर को ना इसरो क्या कर रहा है, प्रोब नाम का एक क्या है सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। ये हमारा सैटेलाइट नहीं है, ये यूरोपियन यूनियन का सैटेलाइट है, समझ रहे। तो कोरोना 3 टाइप का है, तो नाम याद रखना भाई। एचवीडीसी में क्या होगा, हमारे ऊपर क्या है कोरोना लॉस नहीं होता, इसलिए इसका ट्रांसमिशन में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो 2 टाइप का पावर होता है, एक एसी पावर होगा और एक डीसी पावर होगा। तो दोनों को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है इसमें, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल लीजिएगा भाई। सबसे पहले डीसी को बात कर लेते हैं, क्योंकि एसी के लिए तो हम लोग वॉट मीटर लगा लेंगे ना। यहाँ पर एसी के लिए क्या होगा, हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं भाई, वॉट मीटर। ये कौन सा मेथड यूज करते हैं भाई, वॉट मीटर मेथड। ये विधि हम लोग यूज करते हैं एसी के लिए। लेकिन डीसी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो डीसी के लिए हम लोग यूज करते हैं भाई 2 मेथड, 1 और 2। ये कौन कौन सा है,
एमीटर वोल्ट मीटर मेथड, और दूसरा नंबर रहेगा भाई वोल्ट मीटर एमीटर मेथड। दो टाइप का मेथड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। डेली रिवाइज करो भाई, डेली का डेली रिवाइज करो, रिवीजन ही सबसे अच्छा तरीका है भाई पढ़ने का। अपन जो सुने हैं ना, वो वाला सुने हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, ये पढ़ते हैं ना। ऐसी एक तो पढ़े हैं भाई, रूट्स ऑफ एजुकेशन इज बिटर बट फ्रूट्स आर स्वीट, पढ़े हैं। क्या होता है इसका मतलब? शिक्षा की जड़ें ना बहुत कड़वी होती है भाई, लेकिन उसका फल क्या होता है? मीठा होता है। कहाँ से फल मिलेगा जब अपन पढ़ेंगे ही नहीं? तो सवाल है, पढ़ेंगे ही नहीं तो हमको फल मिलेगा कहाँ? मिलेगा फल फेंक के आएगा एकदम कच से, मुंह में लगेगा ढाक से। सवाल है, एएलपी का तैयारी कर रहे हैं, जूनियर इंजीनियर का तैयारी कर रहे हैं, आपको ये बिल्कुल मत समझना भाई टेक्नीशियन में भयानक कंपटीशन है। आपको जो लग रहा है ना आने वाला पेपर जो टेक्नीशियन का है वो बहुत आसान होगा, 12th बेसिस का तो है। टेक्नीशियन में हर कोई 12th बेसिस पे फॉर्म भरा है, याद रखना। फॉर्म अच्छा खासा लोग भरे हैं, लेकिन आपको कंपटीशन कम लोगों से ही है, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो, एसी पावर को हम हेडिंग डालना, मेजरमेंट ऑफ एसी पावर। शक्ति को मापने का, एसी शक्ति को मापने का क्या मेथड होता है? तो इसमें कौन सा मेथड बताया मैं? कौन सा मेथड इंपॉर्टेंट है भाई? वॉट मीटर मेथड। क्या होता है वॉट मीटर? नाम सुने हैं? क्या रहता है वॉट मीटर? एक इक्विपमेंट है कि नाम है, डिवाइस है, क्या है? इक्विपमेंट है। ये नहीं समझ आया? इक्विपमेंट है जिसमें क्या होता है, एक ऐसे ऊपर इसमें एक करंट कॉइल होता है और नीचे यहाँ पे क्या होता है भाई, एक पोटेंशियल कॉइल ऐसे, और इसको एक गोले से ऐसे बंद कर दूंगा ना तो ये होता है भाई वॉट मीटर, ऐसा दिखता है, ठीक है। ये वाला कौन सा कॉइल बोला? ये वाला, ये करंट कॉइल है बेटा। ये कौन सा कॉइल है? ये कौन सा कॉइल है बेटा? पोटेंशियल कॉइल है, ठीक है। ये वॉट मीटर का कंस्ट्रक्शन होता है। सीसी और पीसी, यही पोटेंशियल कॉइल को और किस नाम से जानते हैं? वोल्टेज कॉइल। सर, यही पोटेंशियल कॉइल को हम लोग वोल्टेज कॉइल के नाम पर जानते हैं इसको। तो इसका यूज करना है। वॉट मीटर मेथड कितने टाइप के होंगे भाई? ऐसा बोलते हैं भाई, एक वॉट मीटर मेथड, एक वॉट मीटर मेथड, या इसको बोलते हैं 1 वॉट मीटर मेथड। दूसरा नंबर रहता है कौन सा? 2 वॉट मीटर मेथड। तीसरा नंबर रहेगा कौन सा? 3 वॉट मीटर मेथड, ठीक है ना। ये 3 वॉट मीटर मेथड ये रहता है। 3 टाइप का वॉट मीटर मेथड यूज करते हैं। हमारे लिए सबसे अच्छा रहता है भाई कौन सा? 2 वॉट मीटर मेथड, और उससे भी अच्छा रहेगा 1 वॉट मीटर मेथड। जितना वॉट मीटर कम लगाऊंगा ना उतना मेरे लॉसेस कम होंगे। सवाल है ना, जितना वॉट मीटर कम लगाऊंगा उतना मेरा पावर लॉस होने का वो जो कंडीशन होगा वो क्या होगा? कम होगा। सवाल है, ये वॉट मीटर मेथड, ठीक। अभी इसी को एक एक चीजों को पढ़ना है। कल पढ़ाया था डायनेमोमीटर, ये किसके लिए बेस्ट होता है भाई? डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट किसके लिए बेस्ट होता है? पावर मेजरमेंट के लिए। एसी की डीसी? एसी पावर मेजरमेंट के लिए हमारा सबसे बेस्ट होता है कौन सा? डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। उसी को बोलते हैं वॉट मीटर, जिसमें 2 कॉइल होते हैं। यहाँ नाम देखना बेटा, पॉइंट में बोला था ना 4 नाम रहते हैं। ये होता है एम, ये होता है एल, ये रहता है सी, ये रहता है वी। एम एल सी वी ऐसा करके नाम रहता है। इसको यूज करने के लिए ना मेरे को सी और वी को क्या करना पड़ता है भाई? शॉर्ट करना पड़ता है। मैं बोला था कि इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, पीछे के 2 टर्मिनल को क्या करते हैं, यूजर जो उपयोग करता है वो शॉर्ट करता है। समझ रहा ना। तो मेजरमेंट ऑफ वॉट एसी पावर को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला भाई वॉट मीटर का, तो हम लोग ना सिंगल फेस में नहीं पढ़ रहे, पूरा 3 फेस का ही है। 3 फेस पावर मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है ना। 3 फेस में आपको पता है भाई, ये जो 3 फेस रहता है ना, ये ऐसा बनता है भाई। ये 3 फेस जो सप्लाई रहता है, एक होता है स्टार कनेक्शन और एक कैसा होता है बेटा, डेल्टा कनेक्शन। आपको मालूम है ये वाला स्टार कनेक्शन, और दूसरा रहता है डेल्टा कनेक्शन। ये चलता है हमारा, ठीक है ना। डेल्टा को मैं ट्रायंगल से बोलता हूं और स्टार को कैसा बनाता हूं भाई, वाई जैसे बनाता हूं, ठीक है। स्टार में अगर मैं लगा रहा हूं ना तो कैसे लगाऊंगा भाई, ये जैसे मैं बनाया यहाँ पर एक फेज, ये मतलब ये इम्पिडेंस, ये इम्पिडेंस ऐसा बनाया, तो यहाँ पर क्या है, 3 लाइन है, ये वाले लाइन है, ये वाले ये है भाई आर वाई। मीनिंग क्या है आर वाई बी का? मतलब रेड येलो ब्लू, ये क्या शो करता है, ये आर वाई बी लाइन है ना। तो ये जो है ना यहाँ पर देखना स्टार में, ये वाले में, ये थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं इसको,
इस टाइप का ना, ये न्यूट्रल है। यहाँ स्टार में क्या होता है, न्यूट्रल रहता है ना। तो इस जगह पे देखना हमेशा, जैसे मेरे को वॉट मीटर लगाना है, मैं कैसे लगाऊंगा, एक वॉट मीटर ऐसे बना रहा हूं यहाँ पर, देखो सवार है, इसको बोल दिया भाई W1, ये वॉट मीटर लगा दिया। इसका करंट कॉइल हमेशा क्या होता है, ये लोड है, यहाँ इस साइड लोड रहता है। तो याद रखना भाई, किसी भी वॉट मीटर में ना करंट कॉइल हमेशा लोड के साथ कैसा रहता है भाई, लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है भाई, लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है, श्रेणी क्रम में कनेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे बात करूंगा, ये पोटेंशियल कॉइल ना, ये लोड के साथ कैसा रहेगा भाई, पोटेंशियल कॉइल लोड के साथ सदैव पैरेलल में कनेक्ट होता है। ये बहुत बार एग्जाम में दिया हुआ है भाई, ठीक है ना। अभी तक ना ऑब्जेक्टिव नहीं कराया हूं, अभी सिर्फ आज थ्योरी बता रहा हूं, ठीक है ना। ये सब याद रहेगा ना तो ऑब्जेक्टिव धड़ाधड़ बना सकते हो। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूं, ऑब्जेक्टिव बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या होता है, जब मैं मान लो यहाँ न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, तो पोटेंशियल कॉइल का न्यूट्रल कहाँ होगा, इससे मिल जाता है, ये न्यूट्रल से कनेक्ट, ठीक है ना। ये क्या कर दिया भाई, ऐसे न्यूट्रल से इसको मिला दिया। ऐसे मान लो ये वॉट मीटर, एक वॉट मीटर था, अगर 2 वॉट मीटर रहता, यहाँ पे बनाता है ऐसा, ये पोटेंशियल कॉइल, यहाँ से क्या करो, इसको ये यहाँ के भी ऐसे मिला दिए और इसके भी वायर को ना इस न्यूट्रल से जोड़ दिए। समझ रहा ना, क्लियर हो रहा है। यहाँ कितने वायर दिख रहे हैं भाई, 1 2 3 4, तो 4 वायर है ना। तो एक ना साइंटिस्ट था, उसका नाम था ब्लॉन्डे, क्या नाम था, अबे ब्लंडर नाम है उसका, लेकिन उसको ब्लॉन्डे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। एक साइंटिस्ट है, वही बोला था, यहाँ पे ब्लंडर्स थ्योरम भी बोलते हैं इसको, ये ब्लंडर्स थ्योरम ये बोला था कि अगर मान लो 4 वायर कहीं यूज हो रहा है ना, तो हमेशा मेरा वॉट मीटर कितना रहेगा, 3 वॉट मीटर। समझ आया, जितना वायर होगा ना हमेशा उससे एक कम वॉट मीटर रहेगा। ये बोला अगर 3 वायर रहेगा ना तो कितना वॉट मीटर लगेगा, 2 वॉट मीटर लगेगा। ये बोला अगर कहीं 2 वायर होगा ना तो कितने वॉट मीटर लगेंगे भाई, 1 वॉट मीटर लगेगा। क्लियर हो रहा है। तो ये थ्योरम, अब इसका थ्योरम समझा देता हूं। ये बोला अगर किसी जगह पे ना n वॉट मीटर या n वायर होंगे, मैं क्या बोला, किसी जगह पे n वायर होंगे ना तो यहां पर कितने वॉट मीटर लगेंगे भाई, n-1 वॉट मीटर की आवश्यकता होगी। हमेशा ये बोला था कि अगर किसी लाइन में या किसी सिस्टम में n वॉट मीटर होगा ना तो हमेशा n-1 वॉट मीटर होगा। n वायर अगर यूज होगा तो n-1। मेरे को बताना अगर k-1 वॉट मीटर या वायर होगा तो कितने वॉट मीटर लगेंगे भाई। k-1 अगर वायर होगा, ट्रिपल स्टार है, ये जो है k-1 तो रहेगा ही, साथ में ये -1, जैसे ये -1 आ गया तो ये कितना हो जाएगा भाई, k-2 वॉट मीटर की आवश्यकता होगी। समझ रहा है, ऐसे बनाना है, अपने से बनाना सीखना है इसको। समझ रहा है ना, एक बार ये सब चीजें दिमाग में बैठ गया ना, आराम से सारा चीज आप बना सकते हैं। ब्लंडर थ्योरम बोलता है कि यदि किसी सिस्टम में n वायर हो ना तो हमेशा n-1 वायर का उपयोग किया जाता है। 3 फेज 3 वायर सिस्टम बना रहा हूं, देखो इधर एक बनाऊंगा, यहाँ पे कौन सा 3 फेज 4 वायर सिस्टम बनाऊंगा, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या है भाई, 3 फेज 3 वायर सिस्टम का मतलब होगा कि जैसे मैं जब 3 वायर यूज कर रहा हूं ना, ऐसे ये यहाँ क्या बनाया, ये इंपिडेंस है, ये क्या है भाई, ये सब इंपिडेंस होता है, प्रतिबाधा, इसको जेड से शो करता हूं। इंपिडेंस का यूनिट क्या होता है, प्रतिबाधा का यूनिट ओम, ठीक है ना, ओम रहता है। रिएक्टेंस का भी यूनिट ओम रहेगा, जिसको प्रतिघात बोलते हैं ना, उसका भी यूनिट ओम होगा। रेजिस्टेंस का भी यूनिट ओम होगा, ठीक है ना। तो ये ओम रहता है बेटा, ये इंपिडेंस है, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा, ठीक है ना। ये एसी सर्किट में हम लोग पूरा पढ़े हुए हैं इसको, प्रतिबाधा, ठीक है। ऐसी मैं बनाया इसमें और इसमें ऐसे बना दिया, ये 1 वायर, ये 2 वायर और ये 3 वायर। जब ये बात करता है ना 3 फेज 3 वायर का, तो इसका मतलब है कि 2, जैसे ये मैं बोला ना R Y B, तो 3 फेज 3 वायर है ना, मतलब इसमें न्यूट्रल नहीं लेना है, हम लोग न्यूट्रल को कंसिडर नहीं किए। तो यहां पर क्या होगा, R और Y ना फेज जैसे काम करेंगे और ये जो तीसरा वायर होगा ना वो न्यूट्रल बन जाएगा ऑटोमेटिक। नहीं समझ आया, ये R और Y मतलब कोई भी 2 क्या होंगे भाई, फेज और लाइन जैसा काम करेंगे, और एक तीसरा वाला क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा,
न्यूट्रल। ठीक है, इसका मतलब है यहां पर अगर मैं एक वॉट मीटर लगाऊं ना बेटा, ऐसा एक वॉट मीटर अगर मैं ऐसा लगाता हूं, ठीक है, तो इस वॉट मीटर का पोटेंशियल कॉइल ये आएगा कहां पर, ये इस न्यूट्रल के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा। ऐसे इस वॉट मीटर का जैसे मैं यहां पर लगाऊं, ये इससे कनेक्ट हो गया बेटा, ये W1, ये W2। तो ये कौन सा वॉट मीटर बन गया भाई, 3 फेज 3 वायर सिस्टम। समझ आया? अगर 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता तो कैसा बनता ये, 3 फेज 4 वायर सिस्टम में एक ऐसा रहता ही है, ये इम्पीडेंस ये रहता ही, ये रहता ही, ठीक है ना, ये यहां से ये R, ये क्या हो जाता बेटा Y, ये क्या रह जाता है B, और यहां से एक न्यूट्रल निकलेगा भाई, यहां से एक न्यूट्रल, ये न्यूट्रल यहां से निकला ऐसे, ये क्या आया भाई न्यूट्रल। समझ रहा है, ये न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ पे मैं 3 वॉट मीटर लगा दूंगा ना, जैसे पहला वॉट मीटर ऐसा लगाया, ठीक है, ये कहां पे कनेक्ट हो जाएगा बेटा, ये न्यूट्रल के साथ, ये पहला वॉट मीटर। ऐसे यहां पर दूसरा वॉट मीटर लगाऊंगा, ये भी किससे कनेक्ट हो जाएगा बेटा, ये न्यूट्रल से। ऐसे यहां तीसरा वॉट मीटर लगा दूंगा तो ये न्यूट्रल से, मतलब ये N जो है ना सभी के लिए न्यूट्रल बन गया। तो यहां देखो कितने वायर है, R Y B N, कितने वायर है, 1 2 3 4 वायर है, तो कितने वॉट मीटर यूज कर रहा हूं मैं, 3 वॉट मीटर। यहां कितने वायर है, 1 2 3 वॉट मीटर है, तो कितने वॉट मीटर यूज कर रहा हूं, 2 वॉट मीटर, 1 और 2। समझ रहे ना? तो सबसे बेस्ट क्या होता है, मैं कम से कम वॉट मीटर यूज करूं। सबसे बेस्ट क्या होगा, कम से जितना कम वॉट मीटर यूज करूंगा उतना मेरे लॉसेस कम होंगे, और लॉसेस कम होगा तो इसका मतलब वो सिस्टम क्या होगा, उसका एफिशिएंसी अच्छा रहेगा। क्लियर हो रहा है? तो लॉस कम करने के लिए ही अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि एक सिंगल वॉट मीटर मेथड सबसे बेस्ट होगा भाई, 2 वॉट मीटर से भी अच्छा होगा, और 2 वॉट मीटर मेथड ना 3 वॉट मीटर से भी अच्छा होगा। तो ये सही होगा गलत होगा, ये सही होगा कि गलत होगा, ये ऐसे, ये सही लूंगा गलत लूंगा, सही है, क्योंकि सिंगल वॉट मीटर मेथड कम लॉस देगा, उससे ज्यादा 2, उससे ज्यादा 3, सबसे ज्यादा कौन देगा भाई, 3 वॉट मीटर मेथड। क्लियर है? स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन है ना, तो इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको नोटेड में रखना ना। करंट कॉइल हमेशा क्या होता है, लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है, और पोटेंशियल कॉइल लोड के साथ हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। ये जो वॉट मीटर अभी तक हम लोग पढ़े ना, वॉट मीटर मेथड, इसका उद्देश्य क्या है भाई, वॉट मीटर मेथड में हम लोग क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट होता है बेटा, सबसे बेस्ट मेथड होता है भाई पावर मेजरमेंट का, ठीक है ना, सबसे बेस्ट होता है पावर मेजर मेथड का। तो ये जो वॉट मीटर हम लोग यूज कर रहे हैं ना, इसका काम क्या होगा, सबसे पहला नंबर देखना, इस मेथड से मैं क्या करूंगा, सर्किट का कुल शक्ति मैं ज्ञात कर सकता हूं भाई, कुल शक्ति का मतलब होता है भाई टोटल पावर मैं ज्ञात कर सकता हूं, टोटल पावर। ये कैसे निकलेगा भाई, अगर मान लो 2 वॉट मीटर मैं यूज कर रहा हूं ना, 2 वॉट मीटर, तो ये टोटल पावर आएगा भाई W1 प्लस W2। अगर मैं आपको बोला कि एक सर्किट है जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, 200 वॉट और 300 वॉट के 2 वॉट मीटर यूज कर रहा हूं, कौन कौन सा बोला भाई, 200 वॉट और 300 वॉट के 2 वॉट मीटर मैं यूज कर रहा हूं, तो इस सर्किट का कुल शक्ति कितना होगा, कैसे निकालूंगा, दोनों को जोड़ देंगे, 200 प्लस 300 दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 500। तो उस शक्ति, उस जगह पर क्या होगा भाई, 3 वॉट मीटर को जोड़ दूंगा तो कुल शक्ति आ जाएगा। दूसरा नंबर है भाई, पूरे सर्किट का नाम है पावर फैक्टर, फाइंड आउट कर सकता हूं, पावर फैक्टर। इस पावर फैक्टर को बोलते हैं भाई शक्ति गुणांक, ठीक है ना, इसको भी फाइंड आउट कर सकता हूं, और इसका बहुत फॉर्मूला होता है, देखना, cos phi इक्वल टू cos tan इनवर्स √3 W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2। देखो कितना प्यारा फॉर्मूला दिख रहा है, नहीं, इसको याद रखना है भाई, यूनिवर्सल फॉर्मूला है, एक क्वेश्चन हमेशा देगा इससे, एक एकदम फिक्स है। पावर फैक्टर निकाल सकते हैं ना, यूनिवर्सल कंसेप्ट। इस वॉट मीटर में कैसे पावर आते हैं भाई, ध्यान देना है ना, इसका पावर कैसे आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर पावर कैसे निकलेगा, हमेशा I लिख रहा हूं, I का मतलब क्या होगा, करंट, तो
तो ये करंट किसका, तो हमेशा करंट कॉइल का करंट, आईसीसी लिख रहा हूं मतलब क्या है, करंट कॉइल का करंट। वी लगा रहा हूं भाई, वीपीसी लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल कॉइल का वोल्टेज। आप ऐसे पढ़े हैं ना फॉर्मूला, पावर बराबर क्या होता है, वी आई कॉस फाई, पढ़े हैं ना, ऐसे पढ़ते हैं कि नहीं, वी आई कॉस फाई पढ़े, ऐसा कभी नाम सुना ऐसा वो वाला फॉर्मूले का, वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस फाई, नाम सुने है ना। तो यहां पर यही करंट पहले लिख दिया मैं, ये किस चीज का करंट होगा, करंट कॉइल का। यहां वोल्टेज लिख रहा हूं, ये किस चीज का होगा भाई, पोटेंशियल कॉइल का। और कॉस फाई, फाई का मतलब है एंगल, तो करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल के बीच का कोण। बोलने का मतलब है ये करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल को ना लिख के मैं ऐसा लिख देता हूं, वोल्टेज और करंट के मतलब वीपीसी और आईसीसी के बीच का कोण, ये मेरा पावर का यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है भाई एक वॉट मीटर में। ये तीन चीजों को उतारना है, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। चलो इसको उतार लो, ये वाले को। अभी इसरो के चीफ कौन है भाई, अपने भारत के। इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो का हेडक्वार्टर, जीके में कभी भी पूछतेगा ना, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है भाई, डीआरडीओ नाम सुने हैं, कोई है ऐसा क्रांतिकारी जो नाम नहीं सुना है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है भाई डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि टेक्निकल पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये नॉन टेक का बात नहीं कर सकते, समझ रहे, कुछ चीजें आता है भाई। अभी आप रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे ना तो पूछता है भाई ये डीआरडीओ का ना मूल मंत्र क्या है, मूल मंत्र का मतलब होता है ध्येय वाक्य। तो कभी सर्च मारोगे ना तो डीआरडीओ में लिखे रहता है वनस्य मूलम विज्ञानम, ऐसा उसका ना ध्येय वाक्य रहता है। तो पढ़ा करो इसको, ये सब चीजें पढ़ोगे ना तो काम आएगा, है ना। ऐसी इसरो का भी ध्येय वाक्य है, वो आप मुझे बाद में ना बताओगे, कल बताओगे, और जो यूट्यूब में देख रहे हैं भाई वो कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। क्वेश्चन है भाई, ऐसा दे रहा हूं, है ना। एक W1 बराबर मैं बोल दिया भाई 600 वॉट, W2 बराबर मान लो 900 वॉट। तो मेरे को चलो बताओ, प्राप्त करें भाई, प्राप्त करना है टोटल पावर और पावर फैक्टर, ये दो चीजें मेरे को प्राप्त करना है भाई। ये टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन है भाई, टाइप 1, जिसमें आपको W1 दिया है, W2 दिया है और मेरे को प्राप्त करना है भाई टोटल पावर। कैसे निकालूंगा टोटल पावर भाई, दोनों को जोड़ देंगे। W1 दिया है 600 प्लस W2 दिया है कितना 900, तो ये कितना हो जाएगा भाई 1500, ये मेरा टोटल पावर आ जाएगा। शक्ति का यूनिट क्या होता है, वॉट, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी एग्जाम जब देते थे ना तो इतना ही बना देते थे ना, तो 10 में वो 4 नंबर दे देता था, ले भाई चल ठीक है इतना तो बना दिया, गिवन लिख दिया, 4 नंबर दे देता हूं। लेकिन रियलिटी में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं ना, इतना बना दो इतना बना दो, इससे एक भी नंबर नहीं मिलेगा, टिक करने का नंबर मिलता है, समझ रहे ना। तो ध्यान रखना बेटा, पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या हुआ, cos फाई इक्वल टू cos, मुंह से बोलना है, बोलो cos tan इनवर्स √3 क्या आएगा, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2। जोर से बोलो तो थोड़ा, बार बार बोलोगे याद हो जाएगा, समझ रहे। फॉर्म वैल्यू रखो इसमें, cos tan इनवर्स √3 W2 कितना हो गया, W2 900 माइनस W1 कितना है भाई 600 डिवाइडेड बाई 900 प्लस 600, यही होगा, वैल्यू रख दिया, ठीक है ना। ये मत सोचना अरे यार फिर से ट्रिग्नोमेट्री आ गया, अरे भाई आएगा भाई, गणित है, फिजिक्स इलेक्ट्रिकल गणित सब मिलता जुलता है। मैं बोला हूं इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। हम लोग मैथ्स के अनुप्रयोग ही पढ़ते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कैसे निकलेगा बेटा, cos tan इनवर्स √3, ये कितना हो जाएगा, 900 में से 600 गया तो 300 डिवाइडेड बाई 1500, ठीक है ना। ये कटा है ऐसा, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, ये कितना आ गया cos tan इनवर्स √3 डिवाइडेड बाई 5। ये हम लोग अपने से क्वेश्चन बना रहे हैं ना, इसीलिए इसका tan का कुछ मान होगा, ये अपने को नहीं पता, ना tan 0 का है, ना 30 का है, ना 45 का है, ना 50 का, अपने को नहीं पता, छोड़ दिए, यही आंसर। अगर वो सॉल्व होता √3/2 रहता तो मैं कुछ सॉल्व करता भाई, tan 30 tan 60 ऐसा लगाता, समझ रहे।
नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर है इतना। ये तो हम लोग अपने से लिए है ना, ये तो हम लोग क्या किए अपने से लिए। मेरे को एक क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन है जब W1 बराबर 200 हो और W2 बराबर 200 हो तब मेरा उत्तर क्या आएगा? पावर फैक्टर, डायरेक्ट पावर फैक्टर निकालना है। फॉर्मूला क्या लगाया था भाई? फॉर्मूला क्या लगाएंगे? मुझे से बोलो, cos phi इक्वल टू cos tan इनवर्स √3 W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2, यही होगा, यही रहता है ना। आप देखना यहां पर जब आप वैल्यू को रखेंगे W1 और W2 तो बराबर है ना, तो 200 यहां पे भी रखा, 200 यहां पे भी रखा, तो 200 माइनस 200 कितना हो जाएगा? 0 ना। और 0 का √3 के साथ गुणा करूंगा कितना आएगा? 4 0। अरे मैं तो देख रहा हूं ना भाई, सोए हो जगे हो, मैं तो चेक करूंगा ना। √3 को अगर 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा? ये पूरा टर्म जो अंदर का है ना सब 0 हो गया भाई। यहां पे आया cos tan इनवर्स, ये 0 हो गया भाई। और tan 0 किस में होता है भाई? tan का किस वैल्यू पे 0 होता है? आप यहां पर ऐसा टेबल पढ़ते थे तो एक आता था साइन, एक आता था cos, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ऐसा रहता था ना, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे बनाते थे। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, ये √3/2, साइन 91, ऐसी रहता था। फिर से अरे साला फिर से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ गया। नहीं आएगा ही भाई, इतना बेसिक चीज मालूम होना चाहिए। ये क्या है भाई? कॉस में उल्टा हो जाएगा, एक ये कितना हो जाएगा? √3/2, ये कितना हो जाएगा? 1/√2, उल्टा ले लो 1/2, और ये 0। तो मेरे को बताना है tan कैसे निकलता है। tan तो tan हमेशा आता है भाई साइन बटे कॉस, तो 0/1 करूंगा तो 0 आ रहा है, और tan के किस मान में 0 आ रहा है भाई? 0 डिग्री में। तो यहां पर लिख दूंगा भाई cos tan इनवर्स, इस 0 को लिख सकता हूं tan 0। नहीं समझ आया? उस 0 को क्या लिख दिया? tan 0। कहीं पे भी इनवर्स और ये रहेगा ना तो ये आपस में एक दूसरे को क्या कर देते? कैंसिल कर देते। काट नहीं देना है, वहां पर काटते नहीं है, अपने आप ये कैंसिल हो जाते हैं। तो यहां पर क्या बचेगा सिर्फ? तो cos और ये 0, और cos 0 कितना होता है बेटा? cos 0 1, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन ऐसा बनता है कि किसी भी जगह पर, किसी भी 3 फेज 2 वायर सिस्टम में अगर दोनों वॉट मीटर बराबर हो, अगर ये दोनों वॉट मीटर क्या हो भाई? बराबर हो, तो आंसर क्या आएगा? हमेशा पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी होता है। कुछ केस दे रहा हूं, इसको घर में सॉल्व करके आना है भाई। केस नंबर 1, पहला नंबर, जब W1 बराबर W2 हो, तो ये तो अपन बना लिए, है ना। दूसरा नंबर, जब W1 बराबर 1/2 W2 हो, मतलब W1 का वैल्यू अगर मैं 200 बोल रहा हूं ना, तो W2 का वैल्यू मान लो 400 है। मेरा बात समझ आए? क्वेश्चन मेरे को बनाना है। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, घर से ट्राई करना बेटा इसको। ये 200 होगा और ये 400 वोट है, तब मेरे को बनाना है कितना आएगा। तीसरा नंबर, W1 बराबर -W2, इसका मतलब है क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, यहां पर समझ आ जाएगा ये वाला। एक क्वेश्चन और लिखना है, W1 बराबर, यहां पर W1 बराबर अगर 200 हो तो W2 बराबर -200 लेना है, और तब मेरे को आंसर बताना है पावर फैक्टर कितना आएगा। ठीक है, ये कितना क्वेश्चन हो गया भाई? एक, ये वाला तो बना ही रहे हो, ये दूसरा वाला है ना। 2 क्वेश्चन को अपने से बना के लाना है। क्लियर हो रहा है? इसको करो, कल इसके बेसिस पे और क्वेश्चन करेंगे भाई। कल डीसी पावर को बताऊंगा कि कैसे मेजरमेंट कर रहे हैं डीसी पावर में। एम्पियर मतलब एमीटर वोल्ट मीटर मेथड क्या होता है, वोल्ट मीटर एमीटर मेथड क्या होता है, ये सबको कल हम लोग पढ़ेंगे।